नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड के बारे में। सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले जो हमने वीडियो बनाई है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम वीडियो बना चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पे। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब बनता है। और आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड के बारे में, और सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे कि सैम्पलिंग मेथड होता है क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, मेरिट डीमेरिट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की मेथड्स देखेंगे और उनके भी क्या है मेरिट्स और डीमेरिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड के बारे में। सैम्पलिंग मेथड के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में हम देखेंगे, फिर डेफिनेशन के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे। सैम्पलिंग मेथड को हिंदी में निदर्शन पद्धति के नाम से जाना जाता है, नमूने के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को नीचे ये वर्ड मिल जाएंगे, निदर्शन मिल जाएंगे, नमूने मिल जाएंगे और सैम्पलिंग मेथड तो है ही। तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया है कि इनको किन किन नाम से जाना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं परिचय के बारे में कि सैम्पलिंग मेथड होता क्या है। तो सैम्पलिंग मेथड की अगर बात करते हैं तो सैम्पलिंग मेथड उस संपूर्ण समूह का योग या अति लघु चित्र है जिसमें कि निदर्शन लिया गया है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, देखते हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग है उसको क्या होता है एक्चुअल में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरे समूह का जो है, समूह में से क्या लघु चित्र को लिया जाता है, अति लघु चित्र को लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा पूरा समूह है और समूह में से क्या है, कुछ को क्या लिया जाता है जो कि एरिया का जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, उनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाता है, नमूने लिए जाते हैं और उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है रिसर्चर के द्वारा। तो वो हमारे क्या होते हैं, सैम्पलिंग मेथड होता है कि उस पूरे समूह में से कुछ का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनको लेते हैं सैम्पलिंग या नमूने की विधि के द्वारा, जो कि पूरे समूह का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैम्पलिंग मेथड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है सैम्पलिंग की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है फ्रैंक याटन के द्वारा दी गई है। उन्होंने अपने नज़रिए में सैम्पलिंग मेथड को क्या बताया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी संग्रम चीज को इकाई के एक सेट या भाग के लिए किया जाना चाहिए जिससे इस विश्वास के साथ चुना गया हो कि वह पूरे क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन फ्रैंक याटन के द्वारा दी गई थी। उनका मानना था कि पूरा जो क्षेत्र है उनमें से जो है कुछ को लिया जाता है, कुछ सेट को लिया जाता है, और वो भी इस विश्वास के साथ लिया जाता है कि वो पूरे क्षेत्र का क्या करे, उनको रिप्रेजेंट करे, उनका प्रतिनिधित्व करे, जो कि हमारी एक्यूरेसी आने की संभावना भी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। ये भी स्टूडेंट हम नीचे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो है सैम्पलिंग ली जाती है या क्या क्या विशेषता एक सैम्पलिंग में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नमूने का आधार। नमूने लेते वक्त उनका आधार क्या होना चाहिए या बेस ऑफ सैम्पलिंग क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है ब्रह्मांड की समरूपता। ब्रह्मांड की समरूपता हम बोल सकते हैं या एकरूपता यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमारे जो सैम्पलिंग हमने ली है, तो हमारे पूरे एरिया में जो सैम्पलिंग हमने ली है तो उनमें जो है एकरूपता होनी बहुत ज़रूरी है। बिना एकरूपता के जो आंकड़े हैं वहाँ पर आंकड़ों में एकरूपता होनी या यूनिट में एकरूपता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आंकड़ों में भिन्नता है तो हमारी सैम्पलिंग यहाँ से नहीं ली जा सकती। तो आंकड़ों में समरूपता होना ज़रूरी है, जो कि वहाँ के जो क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। तो आंकड़ों में या इकाई में एकरूपता होना बहुत ही ज़रूरी है, समरूपता होना बहुत ही ज़रूरी है सैम्पलिंग के लिए, नमूने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रतिनिधि चयन, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो
हमारे आंकड़े हैं जो कि पूरे क्षेत्र को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारी जो इकाई है या जो हमारा डाटा है वो इस प्रकार से चुना हुआ होना चाहिए कि वो संपूर्ण क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करे, संपूर्ण क्षेत्र का जो को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो हमारा जो सिलेक्शन है या हमारी जो चॉइस है वो चयन इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे जो है पूरे क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो पूरे क्षेत्र को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे। तो हमारे जो आंकड़े हैं या सैम्पलिंग है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारे जो नमूनों का आधार ऐसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट बहुत सटीकता की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ मच एक्यूरेसी। पॉसिबिलिटी ऑफ मच एक्यूरेसी का मतलब है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग में जो हमारी एक्यूरेसी की जो संभावना होती है वो क्या होती है, बिल्कुल 100% नहीं होती, और वो भी हमारी निर्भर करती है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन पर। जितना हमारा प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन अधिक से अधिक जब हम निर्देशन या सैम्पलिंग जब किया जाता है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्यूरेसी की होगी, शुद्धता की होगी। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जो आंकड़े हैं वो पूरे समूह को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो ये क्या है, हमारे बेस बन के आते हैं, बेस ऑफ सैम्पलिंग बन के आते हैं, या हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी सैम्पलिंग में जो है ये जो होना ज़रूरी होता है कि ब्रह्मांड की समरूपता होनी ज़रूरी है। हमें सिलेक्शन ऐसा करना है कि पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करे, जिससे कि एक्यूरेसी आने की भी संभावना क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नमूनों का लाभ क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट जो हमारा आता है सैम्पलिंग, सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत होती है। बिल्कुल यहाँ पर जो है स्टूडेंट समय की बचत होती है। अब एग्जाम्पल के द्वारा बात करते हैं कि समय की बचत कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे एरिया का सैम्पलिंग करना होता है, तो पूरे एरिया के सैम्पलिंग करते वक्त पूरा जो टाइम है, रिसर्चर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन जब रिसर्चर को जो है कुछ ही इलाकों का जो है क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग करनी पड़ती है, कुछ आंकड़ों की सैम्पलिंग यहाँ पर करनी पड़ती है, कुछ समूह की सैम्पलिंग यहाँ पर करनी पड़ती है, तो रिसर्चर का जो टाइम है वो भी क्या होता है, कम लगता है। तो यहाँ पर जो है समय की जो बचत है वो सबसे ज़्यादा होती है, और एक रिसर्चर के लिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने रिसर्च में। तो यहाँ पर जो है सेविंग ऑफ टाइम सबसे जो है एडवांटेज निकल के आते हैं, नमूने का लाभ निकल के आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पैसे की बचत होती है। बिल्कुल सेविंग ऑफ मनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेविंग ऑफ मनी होती है। इसको भी एग्जाम्पल के आधार पर स्टूडेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एरिया है जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, तो यहाँ पर रिसर्चर का अगर बात करते हैं तो उसके पैसे की भी यहाँ पर बचत होती है। एक तो टाइम कम लगता है, तो यहाँ पर जब सैम्पलिंग के लिए रिसर्चर जाता है तो उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है, ट्रैवलिंग का खर्च है, या रिसर्च जब वो कर रहा है तो उसमें को जो सामान की यहाँ पर ज़रूरत होती है वो भी कम सामान यहाँ पर जो है लगता है, या फिर इंटरव्यू लेते वक्त जो खर्च आ रहा है वो भी उनका वहाँ पर कम लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेविंग ऑफ मनी, पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत हमारी सैम्पलिंग में होती है। तो ये भी हमारे जो है सैम्पलिंग का जो है एडवांटेज यहाँ पर निकल के आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट परिमाणों की सटीकता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर जो एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट है वो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि इस पद्धति में जो है 100% जो है रिजल्ट जो आने की सटीकता जो है संभावना रहती है, लेकिन वो जो निर्भर करती है वो हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन पर करती है कि हाँ जो कि पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमें ऐसा सिलेक्शन करना है कि पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करे हमारे आंकड़े। तो इस तरीके से अगर एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं, रिजल्ट की एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो वो हमारे प्रतिनिधित्व चयन पर निर्भर करती है। जितना अच्छा प्रतिनिधित्व चयन होगा उतनी ही ज़्यादा
क्या है सटीकता आएगी, एक्यूरेसी आएगी और इतना ही अच्छा क्या है रिजल्ट निकलेगा। तो ये हमारे जो है नमूने के लाभ में आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गहन अध्ययन, बिल्कुल गहन अध्ययन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे जनगणना पद्धति के द्वारा सैम्पलिंग मेथड को। तो गहन अध्ययन की अगर यहाँ पर बात करते हैं, पहले हम जनगणना पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो जनगणना पद्धति में पूरे एरिया की क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, पूरे एरिया के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो हम वहाँ पर जो है मोटा मोटे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले पाते हैं, क्योंकि हमें क्या है पूरे एरिया की यहाँ पर स्टडी करनी है। लेकिन अगर हम सैम्पलिंग मेथड की यहाँ पर बात करते हैं, तो सैम्पलिंग मेथड में हमें सिर्फ जो हमने प्रतिनिधि को सिलेक्शन किया है या जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं समूह का, उनको सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है हम उनका गहन अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बचत होती है, समय भी होता है, पैसे भी होते हैं। और तो फिर हम यहाँ पर क्या है उनका इंटेंसिव स्टडी यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कम है, और कम आंकड़े जब होते हैं तो हम उसका उतनी ही शुद्धता से, उतनी ही गहनता से अध्ययन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इंटेंसिव स्टडी में जो है गहन अध्ययन यहाँ पर, इंटेंसिव स्टडी यहाँ पर की जाती है, गहन स्टडी यहाँ पर की जा सकती है सैम्पलिंग मेथड के द्वारा। तो यहाँ से ये क्या है लाभ निकल के आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट प्रबंधन की सुविधा, प्रबंधन की सुविधा का मतलब है कि यहाँ पर जो है प्रबंधन जो किया जाता है, मैनेजमेंट जो किया जाता है निर्देशन पद्धति के अंतर्गत, वो भी जो है जो इकाइयों का जो अध्ययन करना होता है, वो भी अधिक जो संख्या में जो कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भी जो मैनेजमेंट है उनकी भी आवश्यकता कम रहती है या नहीं भी रहती। जो है ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि यहाँ पर बहुत से जो दूसरी बात जो है कुछ लोगों से ही यहाँ सूचना प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो साधन होते हैं वो भी क्या है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सूचनाएं भी आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन की जो सुविधा है वो भी क्या है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारा क्या है एडवांटेज निकल के आता है सैम्पलिंग मेथड का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की, तो हमारी जो सैम्पलिंग मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसका भी एग्जांपल से ही समझते हैं स्टूडेंट। निदर्शन की अगर संख्या की बात करते हैं तो उसमें अधिक नहीं होती, क्योंकि जब हम सैम्पलिंग लेते हैं तो हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन जब हम करते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, कुछ को हम लेते हैं और उनको लेंगे जो कि हमारी जो स्टडी में काम आएंगे और पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे जो आंकड़े हैं या हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें कुछ कमी है तो हम उनको बदल भी सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो ये क्या है इस तरीके से जो हमारी जो सैम्पलिंग मेथड है वो हमारा फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हम आंकड़ों को जो आंकड़े हमने लिए हैं और वो हमारे काम के नहीं हैं तो हम उनको क्या है चेंज कर सकते हैं, दूसरों आंकड़ों में बदल सकते हैं। तो उस तरीके से भी क्या है सैम्पलिंग मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और समय भी यहाँ पर जो है कम लगता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आता है जनगणना पद्धति का उपयोग करने की संभावना। बिल्कुल जनगणना पद्धति की अगर संभावना की यहाँ पर बात करते हैं तो जनगणना पद्धति का उपयोग करने की संभावना का मतलब है कि बहुत सारी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जनगणना पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता बहुत सारे इलाकों में। फॉर एग्जांपल अगर भौगोलिक दूरी है, भौगोलिक दूरी मतलब बिखरी हुई अगर सेटलमेंट है और वहाँ पर जो है हम सैम्पलिंग मेथड के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अगर हम यहाँ पर सबके पास जाएंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे। तो और जो है सबसे ज़्यादा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक रिसर्चर के लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है जनगणना पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है यहाँ पर जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है, बिल्कुल दूर दूर जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड जो है दूर दूर यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण यहाँ पर जो है सैम्पलिंग के मेथड का यूज करके हम क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंसस में अगर मेथड की बात करते हैं जनगणना पद्धति का उपयोग करने की भी संभावना सैम्पलिंग मेथड में होती है। तो ये जो है हमारे सैम्पलिंग मेथड से क्या है एडवांटेज यहाँ पर बनकर आते हैं स्टूडेंट।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमें अच्छा लगा, आपकी वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज या नमूने लेने की विधि के नुकसान क्या है। नुकसान भी होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा स्टूडेंट, नमूने के लाभ होते हैं तो नुकसान तो ज़रूर होंगे, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल जो ऊपर जो बेस होता है हमारी सैम्पलिंग का जो बेस है वही जो है रिप्रेजेंटेशन है, कि पूरे इलाके को हमें ऐसी सैम्पलिंग करनी है जो कि रिप्रेजेंट करे, और उसमें गलती होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, वहाँ से प्रतिनिधित्व की समस्या आती है, तो हमारी पूरी की पूरी सैम्पलिंग जो है गलत हो जाती है, या पूरे के पूरे आंकड़े या हमारी जो स्टडी हो रही है, हमारी रिसर्च हो रही है सैम्पलिंग बेस पर, तो हमारी पूरी स्टडी यहाँ पर जो है उसमें जो है समस्या आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है, या फिर उसमें जो है अच्छे से उसकी एक्यूरेसी जो है नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है प्रतिनिधित्व की जो संभावना है या समस्या है वो भी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पूर्वाग्रह की संभावना या पक्षपात की यहाँ पर संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाता है, और जब रिसर्चर सिलेक्शन करता है और वहाँ पर रिसर्चर पक्षपात की भावना अगर डाल देता है, तो वहाँ पर जो है एक्यूरेसी आने की जो संभावना है वो भी सबसे कम हो जाती है, और हमारे जो रिसर्च है वो भी पूरा का पूरा जो है एरर आने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं बुनियादी और विशेष ज्ञान की आवश्यकता, बेसिक ऑफ स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड। इसमें जो हमारा आता है कि सैम्पलिंग का जो चुनाव है यहाँ पर बहुत ही जटिल काम होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वर्क होता है। जटिल काम का मतलब है कि यहाँ पर जो है रिसर्चर को जो है यहाँ पर क्या सूझबूझ से काम करना होता है, धैर्य से काम करना होता है, और यहाँ पर जो है रिसर्चर का अनुभव भी यहाँ पर आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर जो है बुनियादी और विशेष ज्ञान की यहाँ पर कि किस तरीके से हमें सैम्पलिंग करनी है, किस तरीके से जो है हम कैसी सैम्पलिंग करें जिससे कि पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करे। तो इस तरीके की जो सूझबूझ है, ज्ञान है, धैर्य है या अनुभव है, ये भी जो है अनुसंधानकर्ता में होना चाहिए, रिसर्चर में होना चाहिए। और ये जो अगर बात करते हैं विशेष ज्ञान की, तो ये सभी रिसर्चर में नहीं होता, ये सिर्फ अनुभवशील जो योग्य रिसर्चर या विशेषज्ञ ही होते हैं जो कि इस तरीके की पद्धति का उपयोग कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो यहाँ पर भी जो है हमारे नमूने के जो लेने में है या निदर्शन लेने के नुकसान विधि में जो है नुकसान यहाँ पर निकल कर आते हैं, या डिमेरिट्स यहाँ पर निकल के आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स यूजिंग इन रिसर्च। इसका मतलब है कि अनुसंधान में उपयोग करने की असंभवता। इसका यहाँ पर जो है कंक्लूजन अगर निकल के आता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जो है सैम्पलिंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण ये है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो छोटे हो सकते हैं, या हमारा क्षेत्र छोटा हो सकता है, और हमारे जो आंकड़े हैं उनमें जो है भिन्नता सबसे ज़्यादा है। भिन्नता ज़्यादा है, एक रूपता का अभाव यहाँ पर जो है कम होता है, विरोधाभास यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है सैम्पलिंग मेथड का यूज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है फिर जनगणना विधि के द्वारा जो है आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, स्टडी की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है सैम्पलिंग मेथड का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। तो आई होप आप लोगों को डीमेरिट समझ में आए होंगे। तो ये हमारे जो है सैम्पलिंग मेथड के डीमेरिट या डिसएडवांटेज यहाँ पर जो है निकल के आई है सैम्पलिंग मेथड की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग, नमूने लेने की विधि क्या है। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हमारी आती है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड को जो है हिंदी में यादृच्छिक नमूना विधि भी कहा जाता है। और जो हमारी जो डिवाइड की गई है वो हमारी इस तरीके से डिवाइड की गई है, निदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यादृच्छिक नमूना विधि तो हमारी है ही, इसको देव या संयोग
विधि के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता क्या है। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है पूरे क्षेत्र में से जो है सैम्पलिंग को या डेटा को इकट्ठा किया जाता है संयोगवश या फिर यादृच्छिक रैंडमली इसमें क्या है आंकड़ों को उठाया जाता है और उनका क्या किया जाता है स्टडी की जाती है। तो इसमें जो है पक्षपात होने की भी जो संभावना है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो है अनुसंधान की जो या रिसर्चर की जो है इच्छा नहीं होती, इसमें पक्षपात से भी ये प्रभावित नहीं होती। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये निकल के आती है। और इसमें जो है चुनाव जो है व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, रिसर्चर के हाथ में नहीं होता। इसमें सिर्फ रैंडमली क्या है आंकड़ों को उठाया जाता है और फिर क्या की जाती है स्टडी की जाती है। तो ये हमारे जो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड हो जाता है। इसमें जो अगर रैंडम सैम्पलिंग मेथड की अगर बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर जो है टाइप निकल के आते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड के। इनके बारे में देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड में जो हमारे टाइप्स है, पहला जो हमारा आया है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है स्टूडेंट संपूर्ण जो समूह होता है या समस्त जो हमारी इकाई होती है उनका नाम और नंबर यहाँ पर जो है एक चिट जो है लिख दी जाती है और उसका नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है और उसको फिर सभी का नाम लिखकर और चिट बनाकर जो है उसको एक फोल्डर में या बर्तन में डाल दिया जाता है और डालकर उसको खूब हिलाया जाता है, घुमाया जाता है और फिर उसमें से जो है जितनी भी हमारी चिट होती है वो जब अव्यवस्थित हो जाती है तो उसमें से जो है जितने भी हमें सैंपल उठाने होते हैं तो एक एक चिट निकालते हैं और उनको देखते हैं, तो वो हमारी जो है लॉटरी विधि बोली जाती है। या उसमें भी क्या है रैंडमली जो है उठाया जाता है, उसमें पता नहीं होता कि रिसर्चर जो है ऐसे ही उठाता है, उसमें कोई भी पक्षपात की पूर्ण की भावना यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि किसी को नहीं पता कि चिट में क्या आया है। तो चिट उठाई जाती है, लॉटरी विधि जैसे हमारी होती है उस तरीके से चिट उठाई जाती है और देखा जाता है और फिर वहाँ पर जो है सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग मेथड का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी आती है कार्ड मेथड। कार्ड मेथड भी जो है हमारा जो होता है नाली में जो है एक ही रंग के, एक ही मोटाई के, एक ही जो है चौड़ाई के कार्ड लिए जाते हैं। कार्ड या टिकट टाइप में लिया जाता है और जो कि संपूर्ण समूह जो होता है उनके वहाँ पर नाम लिखे जाते हैं, नंबर लिखे जाते हैं या कोई भी चिन्ह में यहाँ पर जो है कार्ड पर बना दिया जाता है सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है पूरे इलाके की जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है कार्ड बना दिए जाते हैं और फिर उन कार्डों को एक बर्तन में डाला जाता है, ड्रम में डाला जाता है, फिर उसको हिलाया जाता है, घुमाया जाता है और फिर एक एक करके जो है निकाला जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि ऊपर भी लॉटरी मेथड में भी ऐसा हुआ था और कार्ड मेथड में भी ऐसा हुआ है। तो लॉटरी मेथड की अगर बात करते हैं तो लॉटरी मेथड में जो है रिसर्चर आंखें बंद करके जो क्या करता है उनका सिलेक्शन करता है, लेकिन कार्ड मेथड में जो है रिसर्चर आंखें खुली रखकर जो है कार्ड को उठाता है और देखता है और फिर अपने उसमें जो है सैम्पलिंग मेथड का यहाँ पर यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो है लॉटरी और कार्ड मेथड में सिर्फ यही यहाँ पर जो है अंतर यहाँ पर आता है। अब हम बात करते हैं नियमित अंकन। नियमित अंकन क्या होता है या रेगुलर मार्किंग क्या होता है। तो नियमित अंकन की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट इस प्रणाली में जो है या इस मेथड में जो है संपूर्ण समूह की जो इकाई होती है, जो हमारी यूनिट होती है, उनकी जो संख्या होती है उनकी जो है एक नियमित सूची तैयार कर ली जाती है और फिर यह तय कर लिया जाता है कि जो हमारी सैम्पलिंग के लिए हम कितनी इकाइयों का यहाँ पर हमें चयन करना है। और फिर क्या है सूची को सामने रखकर संख्या से प्रारंभ होकर 5, 10 इस तरीके से जो 15 इस तरीके से नियमित रूप से अंतराल में जो है हम क्या है रेगुलर मार्किंग के द्वारा क्या करते हैं सैम्पलिंग करते हैं। तो ये हमारा जो है रेगुलर मार्किंग सैम्पलिंग होता है। अब हम आते हैं इरेगुलर सैम्पलिंग अनियमित अंकन पर। इसमें भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट, इसमें जो है समस्त इकाइयों को एक सूची बनाकर उसमें जो है लिखा जाता है और इसमें जो फर्स्ट
को छोड़ दिया जाता है और एंड वाले जो हमारे अंक आते हैं या नंबर आते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और शेष को जो है इनरेगुलर वे में अनियमित तरीके से जो है इसको निशान यहाँ पर लगाया जाता है। सैम्पलिंग, यहाँ पर सैम्पलिंग का जो है चयन किया जाता है और इसमें जो है पक्षपात होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रिसर्चर के द्वारा क्या है इसमें चिन्ह या अंक के नंबर पर क्या है चिन्ह लगाया जाता है। तो इस विधि में जो है ये जो होती है हमारी अनियमित अंकन विधि होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी टीपी विधि के अगर बारे में बात करते हैं तो टीपी विधि जो है प्रोफेसर टिपेट के द्वारा दी गई है, जो कि रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ की जाती है। और इस सैम्पलिंग में जो है रिसर्चर के द्वारा जो सिलेक्शन किया जाता है सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, तो इसमें जो है पहले ही एक पृष्ठ पर, एक पेज पर जो है सूची बना ली जाती है, अंक जो है लिख लिए जाते हैं और जितने संख्याओं को रिसर्चर को लेना होता है उसमें से आधार मानकर वहाँ पर से जो है रिसर्चर जो है उन संख्याओं का चयन कर लेता है और फिर मैं सैम्पलिंग मेथड के द्वारा उसका यूज़ करता है। तो ये हमारी होती है टिपी विधि। अब हम करते हैं ग्रिड विधि क्या होती है। तो ग्रिड विधि का मतलब है स्टूडेंट, इसमें जो है मानचित्र लिया जाता है, क्षेत्रीय चयन के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है किसी भी क्षेत्र का चयन करना होता है तो क्षेत्र का जो है मानचित्र यहाँ पर जो है पहले से या तो बना लिया जाता है या बना बनाया जो है यहाँ पर लिया जाता है और फिर एक शीशे या पारदर्शी चीज़ से क्या किया जाता है उस पर जो है लिखा जाता है, मार्कर से लिखा जाता है शीशे पर और ग्रिड के टाइप में उसको बना दिया जाता है पहले से ही। और फिर उसमें क्या है मार्किंग की जाती है, मार्किंग ग्रिड टाइप में बनाकर फिर उसमें क्या है मार्किंग की जाती है और फिर मैप पर रखा जाता है और मैप पे रखने के बाद उसमें जो है जो चिन्ह मिलते हैं उस तरीके से उनका क्या किया जाता है सिलेक्शन किया जाता है। तो वो हमारी होती है ग्रिड मेथड। आई होप आप लोगों को रैंडम सैम्पलिंग समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और इससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें जो है रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें निष्पक्षता होने के कारण प्रत्येक जो है इसमें पक्षपात की संभावना जो है सबसे कम होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, करेक्टर स्किट्स में बताया था रैंडम सैम्पलिंग की कि यहाँ पर जो है अनुसंधान जो करता होता है अपनी उनके द्वारा चुना नहीं जाता, उसमें जो है रेंडमली सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पक्षपात की संभावना जो है सबसे कम होती है। हमारे जो आंकड़े होते हैं या जो ये पद्धति होती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग, ये जो है निष्पक्ष होती है कि स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है पक्षपात की संभावना जो है सबसे कम रहती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यह प्रणाली अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है। इसमें जो चयन आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और जो कि संपूर्ण समूह के लक्षण विद्यमान होते हैं। जो हम चयन कर रहे हैं सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, रैंडम विधि के द्वारा, तो इसमें जो है जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं तो वे भी हमारे जो है जितने भी पूरे समूह के जो लक्षण होते हैं वो भी इसमें क्या है विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो यह पद्धति बहुत सरल है जिससे गलतियां होने की संभावना यहाँ पर नहीं होती। बिल्कुल सरल विधि है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें अशुद्धियाँ का पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या हमारे यहाँ पर जो है अशुद्धियाँ यहाँ पर मिली है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। धन, समय और श्रम की भी यहाँ पर जो है बचत यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा रैंडम जो सैम्पलिंग होता है यहाँ पर जो है मेरिट्स निकल के आते हैं। अब हम डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट कि क्या डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आती है। तो फर्स्ट है इकाइयों के चुनाव में चयनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। दूर स्थित इकाइयों में से अध्ययनकर्ता संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। बिल्कुल जो चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है चयनकर्ता के द्वारा, उस पर जो है रिसर्चर का जो है नियंत्रण नहीं होता। और जो है दूर डिस्टेंस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इकाइयों की जो स्टडी जो होती है, स्टडी जो करता होता है, जो स्टडी कर रहा है, उनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाता, जिससे कि एरर आने की संभावना क्या है सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विस्तृत या संपूर्ण भूमि तैयार करना, तब
असंभव सा हो जाता है जब जो है यूनिवर्स बहुत विशाल होता है। बिल्कुल, इतने सारे डाटा इकट्ठा करना तब असंभव होता है जब क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। तो इस तरीके की यहाँ पर जो है डिमेरिट्स हमारे निकल के आते हैं रैंडम सैम्पलिंग में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आती है कि जो है होमोजेनिक नहीं होते तो यह पद्धति जो है अनुपयुक्त होती है। होमोजेनिक का मतलब है कि हमारे जो है सजातीय समरूपता की यहाँ पर अगर संभावना नहीं है तो रैंडम सैम्पलिंग का जो काम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर ये काम के लायक नहीं होती। नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टूडेंट, इस पद्धति में विकल्प के स्थान नहीं होते, चुनी हुई इकाइयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में परिमाण कुछ भी निकल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात की थी तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जो है हम क्या है अल्टरनेटिव विकल्प की यहाँ पर जो संभावना नहीं होती, स्थान नहीं होता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में जो है परिमाण जो है गलत भी निकल सकते हैं। तो ये हमारे जो है रैंडम सैम्पलिंग के जो है डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रपोजिव सैम्पलिंग के बारे में, उद्देश्यपूर्ण नमूने के बारे में। तो इसमें जो है अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर जो है समूह में संपूर्ण समूह में से किसी विशेष उद्देश्य के द्वारा जो है इकाइयों को क्या करता है सैम्पलिंग के रूप में चुनता है। इसमें जो है रिसर्चर अपने उद्देश्य के आधार पर क्या करता है सैम्पलिंग को लेता है, तो वो हमारा हो जाता है उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण नमूना पद्धति। इसमें जो है हमें करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स है प्रोपोजिव सैम्पलिंग मेथड के, विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी आती है यहाँ पर पक्षपात की भावना अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिसर्चर अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है इकाइयों को चुन रहा है। तो यहाँ पर जो है पक्षपात आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे स्टूडेंट क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी होती जा रही है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है संपूर्ण समूह की इकाइयों में अनुसंधानकर्ता पहले से ही परिचित होता है और यहाँ पर जो है पक्षपात आने की संभावना रहती है, क्योंकि इकाइयों का जो है पहले से ही जो है रिसर्चर उसके बारे में परिचित होता है, तो पक्षपात होने की यहाँ पर संभावना जो है सबसे ज़्यादा होती है। और जब पक्षपात आ जाता है तो स्टूडेंट एरर आने की संभावना क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस प्रणाली द्वारा यथासंभव उद्देश्य की पूर्ति होती है। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्ण यहाँ पर किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा। अब आते हैं मेरिट्स के बारे में, देखते हैं कि उद्देश्यपूर्ण नमूने के क्या गुण है उनके बारे में देखते हैं। तो इसके आकार छोटा होने के कारण यह प्रणाली कम खर्चीली होती है, समय की बर्बादी भी यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि रिसर्चर को पता होता है कि उसको किस उद्देश्य के आधार पर अपना निदर्शन करना है, कैसे सैम्पलिंग लेनी है। तो उनको उद्देश्य पहले से ही होता है और फिर वहाँ पर क्या है सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो उपयोगिता तब और भी बढ़ जाती है जब संपूर्ण की कुछ इकाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है उसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब वो इकाइयों में विशेष महत्व यहाँ पर होता है। इसमें जो है अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है, क्योंकि रिसर्चर पहले से क्या है जानता है, उद्देश्य के आधार पर क्या करता है उसको चुनता है, तो यहाँ पर जो है संभावना ज़्यादा रहती है प्रतिनिधित्व की। तो एरर जो है आने की संभावना भी यहाँ पर जो है कम रहती है, क्योंकि पहले से ही रिसर्चर को इस बारे में क्या होती है नॉलेज होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कम इकाइयों की अवस्था में निदर्शन अधिक फलदायक और लाभप्रद होता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे जो है उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग के क्या आते हैं गुण आते हैं। अब डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है इकाइयों का चयन अध्ययनकर्ता स्वतंत्र रूप से करता है, तो पक्षपात पूर्ण आने की यहाँ पर जो संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर निदर्शन की अशुद्धियों या एक्यूरेसी का यहाँ पर पता नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समूह को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको क्या है सिर्फ अपने उद्देश्य के आधार पर ही
ही क्या कर रहा है, रिसर्च या सैम्पलिंग ले रहा है, तो जिसके कारण क्या संपूर्ण समूह के बारे में यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या है, हमारे उद्देश्यपूर्ण नमूना पद्धति के जो है डिमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, स्टूडेंट आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, स्त्रीकृत नमूना प्रणाली। इसको वर्गीय निदर्शन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है पूरे यूनिवर्स को या पूरे क्षेत्र को क्या किया जाता है, समान भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक जो वर्ग होता है उसमें निश्चित संख्या में जो है इकाई जो है रैंडमली तरीके से यहाँ पर जो है ली जाती है। प्रत्येक को वर्गों में बांट दिया जाता है और वर्गों में बांटने के बाद रैंडमली यहाँ पर जो है सैम्पलिंग की जाती है, जो कि हमारी वर्गीय निर्देशन प्रणाली कही जाती है। तो इस आधार पर जो है क्या किया जाता है, सैम्पलिंग यहाँ पर जो है की जाती है। इसके अगर प्रकार की बात करते, इस प्रकार जो है काइंड ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जो हमारे दिए गए हैं, इसको 3 आधारों में स्टूडेंट बांटा गया है। फर्स्ट हमारा आता है अनुपातिक या समानुपातिक, नेक्स्ट हमारा अनुपातहीन, और नेक्स्ट हमारा आता है भारित स्त्रीकृत नमूनाकरण। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं अनुपातिक या समानुपातिक। इसमें जो है पहले मैंने आप लोगों को बताया है, वर्गों में समान भागों के वर्गों में बांट दिया जाता है और उसी के आधार से जो है इकाइयों को उठाया जाता है सैम्पलिंग के आधार पर। तो वो हमारी क्या होती है, अनुपातिक होती है, क्योंकि अनुपात में जैसे हमारे डेटा है वर्गों में बांटे गए हैं, उसी अनुपात में क्या किया जाता है, सैम्पलिंग ली जाती है। तो वो हमारी होती है अनुपातिक या समानुपातिक सैम्पलिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुपातहीन या असमानुपातिकहीन। तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, समान वर्गों में इकाइयों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, चुना जाता है, और जो हमारे संपूर्ण जो समूह होता है उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सैम्पलिंग की जो इकाई की जो संख्या होती है वह असमानुपातिक होगी। जो समान है लेकिन यहाँ पर जो चुना जाता है वो असमानुपातिक ही चुना जाता है या असमानुपातिक चुना जाता है। तो इस वर्ग को जो है असमानुपातिक या अनुपातहीन जो हमारी जो स्त्रीकृत या वर्गीय नमूना विधि बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आता है भारित स्त्रीकृत नमूनाकरण। भारित स्त्रीकृत नमूनाकरण का मतलब है कि प्रत्येक जो इकाई है, हमारी प्रत्येक यूनिट है, उसको समान संख्या में जो है उनका चयन किया जाता है, लेकिन जो है बाद में जो अधिक संख्या वाले जो वर्ग होते हैं उनको जो है अधिक भार देकर उनका जो है प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। अधिक उसमें से जो है जो सैम्पलिंग ली जाती है वो अधिक ली जाती है, जिसके कारण हमारे जो है भारित स्त्रीकृत नमूनाकरण विधि इसको बोला जाएगा। अब देखते हैं कि जो हमारी वर्गीकृत या स्त्रीकृत नमूनाकरण विधि है, सैम्पलिंग मेथड है, निदर्शन पद्धति है, तो इसमें कौन कौन से एहतियात या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारा आता है कि अनुसंधानकर्ता को संग्रम के गुणों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वर्गों के विभाजन में वो जो है कई गलतियां कर बैठेगा। बिल्कुल उसको वर्ग का जो है ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में उतनी इकाइयों को चुनना चाहिए जितना अनुपात में जो हमारे डेटा है उतना ही, ये हमारे जो है अनुपातिक जो है उतने ही अनुपात में चुनना चाहिए जितने अनुपात में हमारे आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी इकाइयों में एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी इकाइयों में एकरूपता हो, इसके लिए वर्गों का निर्माण सावधानी पूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वर्गों के निश्चित एवं स्पष्ट होने की आवश्यकता होती है ताकि समूह का में सभी इकाइयों किसी न किसी वर्ग में आ जाए। तो इस प्रकार से जो है ये सावधानी हमें जो है अपने वर्गीय स्तरीय प्रणाली में जो है या वर्गीय सैम्पलिंग मेथड में चुनी होनी चाहिए। ये जो है हमारे अदर्स टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड आते हैं जो हमने 3 डिस्कस किए हैं, रैंडम सैम्पलिंग, प्रपोजिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया है। और ये हमारी जो है अदर्स टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड हमारे यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट जो है एरिया सैम्पलिंग, नेक्स्ट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ सिलेक्टिव सैम्पलिंग, रिपीटेटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। ये जो हमारे क्षेत्रीय नमूना पद्धति के बारे में स्टूडेंट देख लेते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो फर्स्ट हमारा आता है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि इसमें
जो क्षेत्र होते हैं उनका जो चयन किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, और फिर उसी क्षेत्र में रहने वाले जो समस्त लोग होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और उन पर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो ये हमारा जो है एरिया सैम्पलिंग के अंतर आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुचरणीय विधि या नमूना, तो इस सैम्पलिंग में जो है बहुस्तरों में जो है मल्टी स्टेज में जो है बांट दिया जाता है और उसी के आधार पर जो है सैम्पलिंग की जाती है। तो स्टेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेजों में इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट जो है इसमें जो संपूर्ण जो हमारे क्षेत्र होता है या स्टडी का जो एरिया होता है उसको जो है समान भागों में जो है बांट दिया जाता है, और फिर रैंडम सैम्पलिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और उसको क्या है ग्राम नगर आदि के बारे में जो है स्टडी जो करनी होती है उनको चुन लिया जाता है कि जो सैम्पलिंग जो की जाती है या रिसर्चर के द्वारा जो सैम्पलिंग की जाती है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, उसको चुन लिया जाता है। चरणों के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, चुना जाता है। नेक्स्ट जो है जो चुने गए ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, नगर होते हैं, उनमें से जो है जो घर होते हैं घरों को जो है रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा चुन लिया जाता है, और फिर अंतिम अवस्था में जो है जो घर जो चुने गए हैं उनमें से कुछ परिवारों का जो है चयन किया जाता है, और चयन करने के बाद वहाँ से जो है सैम्पलिंग का जो है ली जाती है, उनका निर्धारण किया जाता है। इस तरीके से जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यहाँ पर हमारी निकल के आती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे दोहराए जाने वाले नमूने की, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रिपीटेटिव सैम्पलिंग, रिपीटेटिव सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो इस पद्धति में निर्देशन कार्य जो है एक बार न कर बार बार किया जाता है। इसका जो पर्पस होता है ये होता है कि जो एरर को यहाँ पर जो है दूर किया जाता है, तो इसी वजह से रिपीटिव सैम्पलिंग यहाँ पर जो है बार बार की जाती है। तो ये जो है हमारे अदर्स टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड आते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी जो सैम्पलिंग मेथड है वो कंप्लीट किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बाय, टेक केयर।